हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक x है, x इक्वल टू 33 टू द पावर n। ठीक है, x इक्वल टू 33 टू द पावर n, और इस 33 टू द पावर n में ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है दैट x विल हैव 3 एट इट्स यूनिट प्लेस, है ना। तो इसके पास यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि x टू द पावर 33 जो है, इसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है। और किसी भी नंबर में जो यूनिट प्लेस डिसाइड करता है वो यूनिट डिजिट का नंबर ही होता है ना। तो ये क्योंकि 33 टू पावर n है, तो इसके लिए ये 3 की पावर n ही रिस्पॉन्सिबल होगा यूनिट प्लेस के लिए। ठीक है, तो 3 टू द पावर n के यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। तो 3n की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमें यूनिट प्लेस पे 3 मिलेगा। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो यूनिट प्लेस पे हमें 9 मिल सकता है। ठीक है, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो यूनिट प्लेस पे हमें 7 मिल सकता है। ठीक है, और n की वैल्यू अगर 4 होगी तो यूनिट प्लेस पे हमें 1 मिलेगा। फिर n की वैल्यू अगर 5 होगी तो फिर से देखो यहाँ पे 3 आने लगेगा। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली में 3 का जो साइकिल होता है, यूनिट प्लेस का साइकिल, वो 4 का ही होता है। तो आपको बस यही 4 डिजिट यूनिट प्लेस पे मिलने वाला है। n की कोई सी भी वैल्यू आप पुट कर लो, हमेशा आपको इसी 4 में से वैल्यूज मिलने वाला है ना। तो अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे और कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 1, 3, 7 और 9। ठीक है, और इसमें से हमें क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पे 3 चाहिए, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट प्लेस हैज डिजिट 3। और ये कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि एक ही बार आ रहा है तो फेवरेबल इवेंट 1 है, और सैंपल स्पेस में टोटल नंबर 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। और सेम चीज अगर आप चेक करोगे तो अगर यूनिट प्लेस पे 7 होता है ना, यूनिट प्लेस पे 9 की प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछता है, यूनिट प्लेस पे 1 की प्रोबेबिलिटी कोई पूछता है, तो सबका आंसर एक्चुअली में 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो इसने पर्टिकुलरली 3 के लिए पूछा है, तो 3 के लिए भी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना है, और जो बेसिक डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इक्वल टू, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे dy बाई डी एक्स पूछा है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। y इक्वल टू लॉग x बेस 10, y इक्वल टू प्लस log 10 बेस x प्लस log x बेस x प्लस log 10 बेस 10। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ हमें एक्चुअली में इसी 3 टर्म को डिफरेंशिएट करना है। ये वाला टर्म तो डेरिवेटिव 0 दे देगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने जो भी डेरिवेटिव सीखा है, वो डेरिवेटिव हमेशा किसके, कौन से लॉग पे होता है, उस लॉग पे होता है जिसकी बेस ई होती है। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है, और किसी बेस पे डेरिवेटिव 1/x नहीं देता है। तो यहाँ पे देखोगे कि सबका बेस डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस वाले पार्ट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक ना, एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू लॉग, इसको हम क्या करेंगे, पहले बेस ई में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी हम बस यूज कर रहे हैं, बेस को सेम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगी, y लॉग ऑफ b बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ
बी बेस सी लॉग ऑफ ए बेस सी। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी हम लॉग की यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाला ही हो जाएगा। प्लस इसको जब करेंगे तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, लॉग 10 बेस ई लॉग एक्स बेस ई। प्लस दोनों में लॉग और बेस सेम है तो ये वैल्यू तो डायरेक्टली 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी सेम है तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो फंक्शन y है ये उस x के लिए वैलिड है जहां पे ये सब कुछ डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम वही डोमेन चूज कर रहे हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, और अब डिफरेंशिएट करना है तो अब तो डेरिवेटिव करना इजी है, dy बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट 1 बाय लॉग 10 बेस ई, और लॉग ई बेस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x बेस ई का 1 बाई एक्स, प्लस लॉग ऑफ 10 बेस ई और लॉग 1 बाई ये है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोशेंट रूल का, है कि नहीं। तो कोशेंट रूल जब लगाओगे तो कैसे करते हैं, 1 बाई लॉग ऑफ एक्स बेस ई है, तो इसका जब कोशेंट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, याद है। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये तो बाहर हो गया, एक माइनस टाइम्स यहाँ पे आएगा तो इसको हम माइनस लिख सकते हैं, और ये log e डिवाइडेड बाई x, ये वाला x, और log x बेस e का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है। बस इसको इसके साथ इसमें से देख लो, मैच कर ही रहा होगा शायद। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसने इसको सिंप्लीफाई भी नहीं किया, डायरेक्टली जो आंसर है इसने वही रिप्लेस कर दिया। बस इसमें ये चेक कर रहा था कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है नहीं, है ना। और जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो किसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है, किसी भी बेस का आप डिफरेंशिएशन तो नहीं कर रहे हो, बस इसमें यही चेक हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमें कंडीशन दिया हुआ है, मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एक्चुअली में कौन सा वाला पार्ट होगा, अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली समझने का ट्राई करोगे तो ये एक्चुअली में ये बाहर वाला पार्ट है ना, ये सर्कल है, सर्कल के इस बाहर वाला पार्ट है जिसका रेडियस 3 का है। ठीक है, तो बस ज्योमेट्री बताया, इसका भी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, और हमसे इसकी लिस्ट वैल्यू पूछी है मॉड का। ठीक है, मॉड में ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, आपको याद होगा, अगर हमारे पास दो नंबर है Z1 और Z2 तो इसके साथ हमारे पास दो इनइक्वालिटी वर्क करता है ना। पहला वाला क्या होता है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और दूसरा वाला क्या होता है, अगर इसके डिफरेंस की बात करें हम, Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल होगा, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, और पूरे का मॉड ले लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो मिनिमम की बात कर रही है लिस्ट की, तो लिस्ट वाला ये वाला लिस्ट वाला सिंबल है, ये ग्रेटेस्ट वाला है ना, तो लिस्ट वाला है तो हम ये वाला पार्ट यूज कर लेंगे। तो देखो इसको यूज कर लो, z प्लस 1 बाई जेड की बात कर रहा है, तो पहले तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि माइनस में लिस्ट वाला पार्ट है, तो इसी चीज को क्या लिखा जा सकता है, z माइनस माइनस ऑफ 1 बाई जेड। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू z मॉड z माइनस टाइम्स माइनस ऑफ 1 बाई जेड का मॉड। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड z की वैल्यू हमें दी हुई है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 3, है ना, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8/3, 8/3 सी ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज हुआ है, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट में ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो आपसे क्रॉस चेक किया और कुछ भी नहीं है
अगर ये समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, और सीक्वेंस एंड सीरीज में पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट है, एपी का, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात बोल रहा है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ई माइनस सी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। हमारे पास टर्म है ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, ये 6 टर्म है, और इसमें से ये ई माइनस सी यानी इस दोनों टर्म की बात बोल रहा है, क्योंकि ये एपी में है ना। एपी में आपको याद होगा कि 6 टर्म हम किस तरीके से लेते हैं, अगर वो याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पहले टर्म को ही, इसको अगर मैं मान लो कुछ भी एक नंबर x मान लेता हूं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, x प्लस डी, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2d, सॉरी d ऑलरेडी यूज हो चुका है, यहाँ पे y ले लेते हैं, x प्लस 2y, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3y, x प्लस 4y, और ये x प्लस 5y। हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, e माइनस सी। ई माइनस सी, यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, डी हमारा क्या है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ई माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी, ई कितना है, ई वाला पार्ट ये वाला पार्ट है ना, एक्स प्लस 4y, तो ये एक्स प्लस 4y माइनस सी कौन सा है, थर्ड टर्म एक्स प्लस 2y, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टर्म क्या बचेगा, 2y, सॉरी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, y, ठीक है। अब y को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो y कॉमन डिफरेंस है, तो हमें 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का ही डिफरेंस लिखना होगा। तो 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कौन सा है, एक d माइनस सी है, c माइनस ए ये नहीं होगा, f माइनस डी भी नहीं होगा, और d माइनस सी ये सिंपली y के इक्वल है, जबकि हमें 2y चाहिए, तो ये वाला टर्म आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जहां पे आप सिंपली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे जो बेसिक चीज हमें ध्यान देनी होती है कि सब्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन हम किस वाले पार्ट को करते हैं, उस वाले पार्ट से जो पार्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि ये जो डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसमें मैक्सिमम टाइम पे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है या ये करना पड़ता है, और सब्स्टिट्यूशन हम किसका करते हैं, उस वाले पार्ट का जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो पार्ट होता है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो इंडेफिनिट वाले पार्ट में ये आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम कौन कौन सा पार्ट क्रिएट करता है, एक तो इन जनरल लॉग वाला टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दूसरा इनवर्स वाले पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये वाला पार्ट और एक स्क्वायर रूट वाला पार्ट होता है। तो जब भी आपको इस टाइप के टर्म्स दिखे तो हमें ट्राई करना है कि पहले हम उसको सब्स्टिट्यूट कर ले, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है ना। इस इंटीग्रेशन में अगर आप देखोगे तो इस इंटीग्रेशन में आपके पास 2 टर्म है, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ln की बात बोल रही है तो बेस बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा, e है, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1, और ये dx हो जाता है, ठीक है। तो हमें log वाला पार्ट तो बाय डिफॉल्ट दिख ही रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, log वाले पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ln x प्लस 1 माइनस ln x को हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, है ना। और इस दोनों पार्ट को जब t लोगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या दे देगा हमें, 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स, और यहाँ पे एक dx का टर्म भी आएगा, और राइट हैंड साइड में
dt हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा हमें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पे हमें क्या मिलेगा, माइनस टाइम्स 1/x इंटू एक्स प्लस वन, है ना, माइनस टाइम्स x इंटू एक्स प्लस वन dx इक्वल टू dt। ठीक है, और देखो यही टर्म हमारे पास नीचे भी है, इस माइनस को मैं इस तरफ ले लेता हूं, तो ये कंप्लीट टर्म जो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये नीचे वाला टर्म हमें माइनस dt दे देगा, और ये वाला पार्ट तो हमने t एज्यूम किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t इंटू dt, और ये माइनस साइन, है ना, और इस वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना आता है, तो ये कितना हो जाएगा, -t²/2, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, t की वैल्यू हमें फिर से पुट करनी होगी, तो t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये वाला टर्म, तो t कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स हाफ, और t कितना हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस वन माइनस ln x का होल स्क्वायर, और ये प्लस c। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ln m माइनस ln n यूज कर लेंगे, तो 1/m, ये ln ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एक इन जनरल फंक्शन के बारे में क्वेश्चन है ना। इस वाले पार्ट में आप देखोगे तो हमारे पास एक फंक्शन के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, और fx बोल रखा है कि fx हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल किसी भी टाइप का हो सकता है, और जो रिलेशन हमें दिया हुआ है fx इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू fx प्लस एफ ऑफ 1/x, है ना, ये टर्म है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें तो इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस टाइम्स एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 0। इस दोनों पार्ट से देखो एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एफ एक्स कॉमन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 1/x है, इसमें मैं प्लस वन और माइनस वन कर रहा हूँ, यहाँ से अगर इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, और ये इस तरफ जीरो है। ठीक है, यहाँ से देखो टर्म कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस वन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि एफ एक्स हमें ऑलरेडी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो एफ एक्स माइनस वन भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होगा, और ये वाला टर्म भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, इसको अगर मैं एक दूसरा फंक्शन g मान लेता हूं, तो ये gx इंटू जी ऑफ 1/x इक्वल टू 1 है। ठीक है, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब उसके पावर क्या हो जा रहे हैं, कैंसल हो जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब gx हमारा किस फॉर्मेट का होगा, gx हमारा x टू दी पावर n के फॉर्मेट का होगा, है ना, और हो सकता है कि प्लस माइनस भी हो, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो भी प्रोडक्ट वन होगा, और पॉजिटिव होगा तो भी वन होगा। ठीक है, तो यहां से हम एफ एक्स क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस वन फॉर्मेट का होगा। एफ ऑफ टू की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है ना, और ग्रेटर देन वन दिया हुआ है, तो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू पुट करोगे, है ना, टू पुट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस वाला टर्म ही होना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन बस आपका एक फंक्शन निकालने के लिए, तो ये फंक्शन आप समझ सकते हो कि ये वाला पार्ट कहाँ से है, इस वाले पार्ट से हमने क्रॉस चेक किया। ठीक है, और अब एफ एक्स हमें मिल चुका है, बस इसमें लिमिट यूज कर लेना है। फंक्शन नॉर्मल सा फंक्शन है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ वन के ही इक्वल होगी, और आंसर कितना हो जाएगा, टू। तो यहाँ पे जो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, डायरेक्टली आप टू निकाल सकते हो।
क्लियर है? ठीक है, तो ये फंक्शन का बेसिक सा पार्ट है, जहां पे हम इसमें हमें फंक्शन नहीं दिया होता है, हम फंक्शन को इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली निकालना पड़ रहा है। ठीक है, किसी किसी पार्ट में फंक्शन हमें ऑलरेडी पता होती है, जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वहां पे आप डायरेक्टली वो फंक्शन लिख भी सकते हो। ठीक है, तो उस बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा तो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये ए नहीं होगा। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ये वाला, और ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसने ए इनवर्स की वैल्यू ये लिख रखी है, जहां पे ये कांस्टेंट सी और डी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल सा मेथड है जो आपको समझ में आ रहा होगा, 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ए प्लस डी। ठीक है, इस वाले मेथड में क्या है कि आप सिंपली क्या करो, इसको दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 1/6, ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब सी टाइम्स ए स्क्वायर डी टाइम्स ए, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आइडेंटिटी के। ए मैट्रिक्स हमें पता है, आपको क्या करना होगा, ए क्यूब निकालना होगा, यानी ए मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 1 बार लिखना होगा। तीनों को लिख के ऐड करोगे और राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे, तो वहां से आपको सी एंड डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ए क्यूब के कैलकुलेशन में, ए स्क्वायर के कैलकुलेशन में, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस मेथड से जाना है तो भी हम कर सकते हैं, वहां से भी आपका आंसर आएगा। लेकिन एक और बेटर मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इस वाले में क्या होता है कि हमारे पास हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया होगा, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, आपको सिंपली करना क्या है, ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इक्वल टू 0 करके। आ रही है समझ में? क्या हमें क्या करना है, ए टाइम्स ए माइनस लैम्डा टाइम्स ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास लैम्डा में क्या बनेगा, लैम्डा में हमारे पास इक्वेशन फ्रेम होगा, है ना, लैम्डा में इक्वेशन फॉर्म होगा। और लैम्डा में कौन सा किस टाइप का इक्वेशन फॉर्म होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अगर ए हमारा 2x2 का है तो यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। अगर ए हमारा कब, जब ए आपका 2x2 का है, ए अगर आपका 3x3 का होगा तो क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होगा किसमें, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। यहाँ पे क्यूबिक 3x3 का है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है ना। अब क्यूबिक इक्वेशन जब फॉर्म होने वाला है तो मेथड क्या है इस इक्वेशन को फॉर्म करने का, इस इक्वेशन को फॉर्म करने का मेथड बस सिंपल यही है कि यही इक्वेशन आपको जनरेट करना होता है। तो जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोले तो हमेशा हमें यही डिटर्मिनेंट निकालना है, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, ए हमें दिया हुआ है, तो देखो मैं करके बस बता देता हूँ, 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, ये डिटर्मिनेंट है, माइनस टाइम्स लेमडा आई, आई हमें पता है तो लेमडा आई क्या हो जाएगा, लेमडा 0 लेमडा 0 0 लेमडा 0 0 लेमडा। ठीक है, और इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, इक्वल टू 0 करके, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, 1 माइनस लेमडा 0 0 0 1 माइनस लेमडा 0, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 0 -2
4 माइनस लेमडा, और इस डिटर्मिनेंट को हम इक्वल टू 0 करेंगे। समझ में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बन रहा है ना। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होगा, है ना, क्यूबिक इन लेमडा। ठीक है, एक मेथड तो ये है, ठीक है। लेकिन इन जनरल मैं आपको एक जनरल मेथड बता दे रहा हूं। अगर आपके पास मान लो कि A 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, A 2x2 का मैट्रिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो, आएगा मेथड यही है, ठीक है, लेकिन इसको लिखने का तरीका हम यहाँ पे भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट का होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमें पता है कि 2x2 होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, तो क्वाड्रेटिक लेमडा स्क्वायर से स्टार्ट होगा, माइनस टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, इनटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स आपको पता होगा तो उसका आप ट्रेस निकाल सकते हो। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी डायगोनल्स एलिमेंट, सम ऑफ ऑल दी डायगोनल्स एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा हो गया, इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स है, तो डायगोनल वाले एलिमेंट ये वाले होंगे 1 1 4, इन सबको आपको ऐड कर देना, वही आपका ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो 2x2 अगर मैट्रिक्स है आपके पास तो डायरेक्टली आप इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हो। अगर मान लो ए हमारा 3x3 का है, ठीक है, तो 3x3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि 3x3 का है तो वो पॉलिनोमियल तो होगा ही, क्यूबिक बनेगा। ठीक है, तो लेमडा क्यूब से स्टार्ट करेंगे हम, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन मूव करता है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट। ठीक है, आपको डायगोनल्स एलिमेंट के सिर्फ माइनर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इनटू, सॉरी यहाँ पे लेमडा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे फिर लेमडा हो जाएगा और माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए अगर 3x3 का है तो डायरेक्टली आप इस मेथड से भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहां से भी जो आप करोगे वही चीज यहां से भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3x3 का है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड एक्चुअली में यही है ना, तो करना आपको यही है, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा इजी है, अगर आप इसको ध्यान में दोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से उसी मैट्रिक्स को लिख के मैं डायरेक्टली उसका इक्वेशन फॉर्म करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वो ये मैट्रिक्स है कुछ 0 1 0 0 0 1 1 0 -2 और ये 4। ठीक है, अगर हम इसके ट्रेस की बात करें तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 4 = 6। ठीक है, सम ऑफ माइनर्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, इसका हम माइनर कैसे निकालते हैं, इस दोनों को हटा देते हैं, बाकी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो बाकी का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 4 - -2 6। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट का लिखा है माइनर, प्लस सेकेंड वाले का माइनर कितना हो जाएगा, सेकेंड वाला एलिमेंट सिर्फ डायगोनल का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को हटा देंगे, डायरेक्टली क्या आ जाएगा 4, है ना, तो यहां से 4 आ गया, और इस फोर्थ वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा। तो यहां से मैंने 3 डायगोनल्स एलिमेंट थे, तीनों का मैंने माइनर कैलकुलेट किया और सबको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 11 आ गया। और
डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये दो एलिमेंट 0 है तो इसके अबाउट में इसको ओपन कर दूंगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 4 - 2 6। क्लियर है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा कितना है 6, तो ये 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स 11 लैम्डा और माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्टली आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। और यहां से जो आप कैलकुलेट करोगे ये भी सेम उसी फॉर्मेट का आएगा। यहाँ पे आपको ये एक्चुअली में डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि डिटर्मिनेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो वही उसी टाइप का टर्म जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा देखते हैं। अब यहाँ पे एक और थ्योरम यूज होता है, उस थ्योरम को समझ लेते हैं थोड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम सिंपली आपसे ये बोलता है कि जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो डिटर्मिनेंट सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो लैम्डा है, लैम्डा की जगह पे अगर हम मैट्रिक्स पुट कर दें, कौन सा मैट्रिक्स, जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने निकाला है, यानी इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स को अगर हम लैम्डा की जगह पे पुट कर देंगे तो भी हमें सेम इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, और ये डायरेक्टली इस थ्योरम से आता है। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ वगैरह आपको कुछ नहीं देखना है, बस आप सिंपल इसको यूज करो। तो इसी इक्वेशन में अगर हम लैम्डा की जगह पे ए पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 6a² प्लस 11a माइनस 6, और यहाँ पे आई पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा मैट्रिक्स है तो इसको भी हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन में इसको मैं उस तरफ लेके चला जाता हूं तो ये हो गया a³ माइनस 6a² प्लस 11a इक्वल टू 6i, है ना। और इस इक्वेशन को मैं अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस 6a, है ना, क्या आ जाएगा -6a प्लस 11i इक्वल टू 6 टाइम्स a इनवर्स। ठीक है, 6 को मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये वही टर्म है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट एक्चुअली में सेम उसी फॉर्मेट का है कि नहीं। तो a इनवर्स हमें दिया हुआ था, अब हमें इसके साथ इसको कंपेयर कर लेना है। तो हमें दिया हुआ क्या था, a इनवर्स इक्वल टू 1/6 a² प्लस c टाइम्स a प्लस d टाइम्स i। दोनों को कंपेयर कर लो तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 और d की वैल्यू 11। हमें किसकी वैल्यू पूछा है, c प्लस d का, सम ऑफ c प्लस d, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करना है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्चुअली में यूज किस लिए किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिंपली आपको इनवर्स के कैलकुलेशन में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने हमसे इनवर्स दे रखा था, इसलिए आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे हमें ये इक्वेशन यूज करना है। और ये इक्वेशन निकालने का मेथड मैंने यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप फिर से देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हो, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में या आगे क्लास में कभी इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ये ए इनवर्स के कैलकुलेशन में आता है। दूसरी चीज, अगर आपको मैट्रिक्स के टर्म में कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो भी आपको इस फॉर्मेट का ध्यान आना चाहिए, है ना। तो अगर
मैट्रिक्स, जिसको हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो अगर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फॉर्मेट का कुछ आ रहा हो तो भी आपको ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे तो आपको ये मेथड कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा, है ना। बस प्रैक्टिस की चीज होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसा, तो इसलिए थोड़ा सा और लग रहा हो कि क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिस होगा तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ डाउट हो तो बताना, मैं इसको फिर आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमसे पूछा है लीस्ट द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स को मैंने y मान लिया, 2p² प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4p² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स 2p² प्लस 1। ठीक है, अब इस वाले में इसने बोला है कि मुझे इसका लीस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि लीस्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। लीस्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो लीस्ट वैल्यू हमें तब मिलेगा जब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, और अपवर्ड पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है ना। हमें इसका हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू हमें कहाँ पे मिलती है, जो इसका y कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन का आप वर्टेक्स निकाल लो, है ना। तो y मिनिमम हमें कहाँ पे मिलेगा, -d/4a पे। ठीक है, हमेशा आपको इसी पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, डिपेंड करता है कि आपका पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, -d की वैल्यू कितनी होती है, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। ठीक है, यहां से देखो y मिनिमम कितना मिल जाएगा आपको, c माइनस b²/4a। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो और देखो c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 टाइम्स 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8p²। ठीक है, और उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 4 टाइम्स 2p² प्लस 1 माइनस b² कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म है तो b कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4p² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू a कितना है, 2p² प्लस 1। यहां से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे नीचे में कितना आ जाएगा, 2p² प्लस 1। यहां से देखो 2p² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4 साथ में मल्टीप्लाइड है, इस 4 के 2 को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 4p² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ये वाला टर्म 4p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज कर लो। a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 8p² प्लस 1 इंटू a माइनस बी, 4p² कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या है, 2p² प्लस 1। ठीक है ना। तो यहां पे देखो यहाँ पे करेक्शन कर लो, 4p² माइनस 1 होगा। ठीक है, ये 4p² माइनस 1 है, 4p² माइनस 1, तो यहाँ से भी ये -1 दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन करेक्शन है बस थोड़ा सा, -1, और इसको जब करेंगे तो ये कितना दे देगा, 3 डिवाइडेड बाई 2p² प्लस 1। तो हमारे पास जो y मिनिमम आई वो कितनी आई, 8p² प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2p² प्लस 1। क्वेश्चन में बोला है फॉर रियल वैल्यू ऑफ p एंड x। ठीक है, तो हमें इस मिनिमम को और मिनिमाइज करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स, इसमें से देखो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर में +3 और -3 कर दूं तो यहां से मेरा 4 बाहर आ जाएगा।
ठीक ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 इंटू 2p² प्लस 1 माइनस टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 2p² प्लस 1, ठीक है। और यहां से ये कितना देगा, 12 माइनस 9 बाय 2p² प्लस 1, ठीक है। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मिनिमम कब मिलेगा, जब ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म मिनिमम होगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी आपको, जब p की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप का है तो मिनिमम आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मिनिमम कितना होगा, y मिनिमम हम कितना लिखेंगे, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे देखो आपको ए बी सी 3 एंगल दिए हुए हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। और b की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखी है, तो b की वैल्यू अगर π/4 है, और हमें पता है कि एपी में अगर मुझे टर्म लेना है तो मैं किस तरीके से चूज करूंगा, एक आगे का माइनस करते हैं और एक पीछे का माइनस करते हैं। एबीसी हमारे पास ये 3 एंगल हो गए, ठीक है। हमें इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, तीनों का प्रोडक्ट लिख दो, tan A tan B और tan C। tan A कितना हो जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा, tan B कितना हो जाएगा, tan π/4, और tan C कितना हो जाएगा, tan π/4 प्लस थीटा। इसको यूज करो, ये कितना दे देगा, tan A माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan A माइनस बी कितना होता है, tan A माइनस tan B, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो ये कितना दे देगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। tan π/4 कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना दे देगा, फिर से वही फॉर्मूला, अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखो सारा टर्म कैंसिल हो गया, है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था, जिसमें सिंपल फॉर्मूला बस यूज किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दिस, फ्रॉम द पॉइंट दिस, फ्रॉम द लाइन दिस, ठीक है। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस d कैसे लिखते हैं, सिंपली इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो जहां पे x और y है, ये क्या हो जाएगा, a अल्फा b बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। और इसका मॉड ले लो क्योंकि डिस्टेंस है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि आपका लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट का होना चाहिए। इस फॉर्मेट का मतलब इस सारा टर्म आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन ये इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का नहीं है, तो पहले हम इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0, और पॉइंट हमें मेंशन कर रखा है -1,1। क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, तो d कितना हो जाएगा, x की जगह पे -1 -12, और y की जगह पे 1 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। और पूरे का मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पॉजिटिव में आंसर करेंगे। ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा, -17 और प्लस 85, कितना देगा, 65 डिवाइडेड बाई 13, इसका स्क्वायर रूट करोगे, यहां से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो ये आपके कुछ
क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे इसी तरीके से, जितना टाइम मिलता है हम लोगों को उस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे सारे पार्ट्स को। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, है ना। इसमें किसी पार्ट में अगर आपको डाउट लगता है या कुछ भी लगता है कि इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चन मुझे और करने हैं, तो आप बता सकते हो, हम उसको आगे की क्लास में लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चंस, है ना, इसी अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये अपने आप में एक फुल सिलेबस टाइप का क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, है ना, तो इसमें आपको हर एक टाइप के हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन होगा आगे का। कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी पार्ट में डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हो, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो, बाय।